टॉपिक है सफलता और संतुष्टि। पहली बात तो ये कि सफलता की कोई परिभाषा होती नहीं है और जब तक आप असफल हैं तो आपकी कोई दिशा भी निश्चित नहीं है। आपकी कोशिश, आपका प्रयास जिस दिशा में पर्याप्त होगा उस दिशा में आप सफल हो सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि सफल होने के बाद भी सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आपको आपके अपने कार्यों में, आपको आपके प्रयासों में अगर संतुष्टि नहीं है तो सफलता प्राप्त हो भी जाए तो पता नहीं चलेगा कि सफलता वास्तव में है क्या। जैसे कोई डॉक्टर बन गया तो उसे लगता है ठीक है बन गया, उसके पास इंजीनियर बनने का विकल्प शायद नहीं है। लेकिन जो अभी डॉक्टर नहीं बना है उसके पास इंजीनियर बनने का भी विकल्प खुला हुआ है। लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी हम इसलिए रहते हैं कि हमें लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, इस बार हमारे हिसाब से नहीं करते। जबकि अक्सर होता यही है कि परमात्मा वही करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि संतुष्टि की कोई सीमा तो है नहीं। एक आदमी बहुत कुछ पाकर भी असंतुष्ट है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ प्राप्त नहीं है फिर भी ज्यादा संतुष्ट हैं। मुझे मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो पिछले 5 वर्षों में रहा है, 90% लोग ये सोचते हैं कि मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूं ये सब, पता नहीं मेरा जीवन कैसे चल पाता है। कई लोग खुल के कहा नहीं पाते हैं लेकिन उनके मन में ये बात चल रही होती है कि क्या पागलपन है ये। हर व्यक्ति जहां अपने सबको 24 घंटा ही प्राप्त है, किसी को एडिशनल 1 घंटा प्राप्त तो है नहीं। उस 24 घंटे में जहां लोग भागम भाग की जीवन में हैं, इस उम्र में जो उम्र हमारी चल रही है, इस उम्र में लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लेना, एकत्रित कर लेने के प्रयास में हैं। वही पता नहीं मैं किस धुन में लगा हूं। कई लोग मुझे पागल भी समझते हैं। शुरू शुरू में कह दिया करते थे कमेंट के माध्यम से या मुख पर, सामने पढ़ने पर या ऑप्शंस में। अब धीरे धीरे लोग ये देखे कि भाई इस पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ना कमेंट का फर्क पड़ता है और ना ही कुछ कहने का। तो या तो लोगों ने मुझे इग्नोर करना प्रारंभ किया है या फिर ये मान लिया है कि शायद मेरी कोई दिशा होगी जिस दिशा पे मैं बढ़ रहा हूं। लेकिन ये तय है कि अब तक मेरे जितने भी मुहिम रहे हैं उसमें सफल कोई भी नहीं रहा। एक पुल मांगते मांगते मेरी दाढ़ी बढ़ी। 2 सितंबर 2018 को बिहार भवन दिल्ली में जब मैं आप बहुत सारे मित्रों की उपस्थिति में इस पुल की मांग कर रहा था और वहां मैंने हैरान परेशान होकर पुल निर्माण होने तक बढ़ती संकल्प की दाढ़ी का संकल्प ले लिया था। ये घटना है 2 सितंबर 2018 की। अभी 2023 चल रहा है। लेकिन शायद उस समय जब मैं ये संकल्प लिया था और आज जो मैं हूं, अगर मैं खुद पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये मैं ही हूं जिसके पास कोई बहुत मजबूत उम्मीद नहीं है लेकिन लगा हुआ है। फिर मैं देखता हूं कि अगर मैं ये नहीं करता तो करता क्या क्या कर रहा होता। सॉफ्टवेयर बेच रहा होता, कुछ नए सॉफ्टवेयर बना लिए होते तो 400 500 600 या 1000 क्लाइंट नए जुड़ गए होते, आर्थिक रूप से सबलता आ गई होती। लेकिन उसके बाद भी करता क्या। आज जीवन के इस पड़ाव पर आकर टाटा क्या कर रहे हैं। तमाम संपत्तियां मिलाकर भी उनके झुके हुए कमर को सीधा नहीं कर सकता, उनके बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता। ठीक है, आज अंबानी की कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन धीरू भाई अंबानी के प्रयासों के बावजूद का भी नतीजा क्या रहा।
एक लड़का आसमान को छू रहा है और दूसरा बैंकरप्टी है। दोनों को संपत्ति तो वही देके गए, दोनों के लिए ही उन्होंने प्रयास किया होगा, दोनों को समान रूप से संपत्ति मिला होगा जब बंटवारे हुए होंगे। दोनों की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भाई अनिल अंबानी भीख मांग रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में बहुत ज्यादा अंतर तो है। लेकिन जब आप नजदीक से जाकर देखें, गडकरी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। गडकरी जी एक जगह बोल रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, बिजनेसमैन के नजदीक रहने का मुझे मौका मिला है, लेकिन उनका ये मानना है, वो कह रहे थे ऐसा कि मैंने जो बड़े लोग देखे ना, उनके संदर्भ में मेरे ख्यालात होते थे कि ये बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। ऐसा है नहीं। वो एक अपने जीवन की घटना बता रहे थे कि पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जब वो टिकट का बंटवारा किया करते थे तो उन्होंने एक गरीब महिला को टिकट दे दिया था। हालांकि उनका कहना है कि बाद में अंदरूनी कलह विरोध उत्पन्न हुआ, जिसके बाद मैंने महिला को बुलाया और मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं तो अचानक से आपको टिकट दे दिया था, बल्कि 10,000 रुपये भी दिए थे आपको कि जाके प्रचार करो, लेकिन हमारी पार्टी जो है अब मानने को तैयार नहीं है, तो मुझे तो आपका टिकट वापस काटना पड़ेगा। तो उस महिला ने कहा, भाव कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, 10,000 में से मैंने 15, 16, 1700 रुपए खर्च किए और बाकी पैसे ले लो। उनका कहना है कि ये उस महिला का कहना था, जिसे वास्तव में पद मिल जाए तो शायद उसका जीवन बदल सकता था। लेकिन बोले, मैं इतने डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े नेताओं का टिकट जब कटता है और उनके घर जाता हूं ये समझाने के लिए कि पार्टी के हित में जरूरी था, तो वो लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी बद्दुआ देते हैं कि लगता है कि ये लोग बड़े कहाँ हैं, बहुत छोटे हैं। सर, संदर्भ मेरा बड़े या छोटे से नहीं है, मेरी इस लाइफ का संदर्भ यह है। एक तो खैर कुछ अभी विशेष करने को था नहीं, लगा कि आपसे इसी बहाने जोड़ने का मौका मिलेगा। अन्यथा मैं कोई विद्वान नहीं हूं और मैं कोई सन्यासी नहीं हूं और मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति भी नहीं हूं और मैं कोई दर्शन शास्त्री भी नहीं हूं। मेरा ये सब कहने का कोई मकसद भी नहीं बनता है, लेकिन मुझे लगा कि चलिए, बातचीत का एक बहाना हो सकता है, या अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में या अनुभवों के संदर्भ में हम एक दूसरे से अपनी बातचीत शेयर कर सकते हैं। मुझे जो पिछले 5 वर्षों का अनुभव है, मैं जब देखता हूं तो बहुत सारी चीजें जो है मुझे बदली बदली सी दिखती है। ऐसा नहीं था कि मैं उन दिनों 2017 तक जब पैसे कमाता था तो इतनी शांति थी, ऐसा नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि आज नहीं कमा रहा हूं, 5 वर्ष हो गए ढंग से काम किए, बल्कि मैं तो अपना फील्ड भूल गया हूं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं। मैं कभी किसी से चर्चा भी नहीं करता कि भैया सॉफ्टवेयर आपका बनाना है क्या, बना दूं क्या। बल्कि जब तब भी मुझे लगता है जितनी शांति, जितनी संतुष्टि, जितना आनंद आज जीवन में है, उतना तब शायद नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि मैं लगातार काम करते रहता, अपने फील्ड में और मास्टरी बढ़ती, क्लाइंट का डेटाबेस और बढ़ जाता, बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाता, या खर्चा ही करता, कमाई अच्छी रहती, कमाता खूब, खर्चा ही करता। मैंने कभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि एक कहानी मैं बार बार कई लोगों को सुनाता हूँ, कि एक बादाम, मतलब ड्राई फ्रूट बेचने वाली दुकान पे जब एक व्यक्ति खड़ा था तो उसने कहा कि मुझे 1 किलो बादाम तौल दो। ये सेठ जी थे जिन्होंने कहा कि भैया मुझे 1 किलो बादाम तौल दो। इसके बीच ही तभी वहां कोई व्यक्ति बड़ा साधारण सा जो दिखता था वो आया और उसने कहा 10 किलो बादाम तौल दो। स्वाभाविक है कि दुकानदार को एक तरफ 1 किलो का ग्राहक, 1 किलो, एक तरफ 10 किलो का ग्राहक, निश्चित रूप से उसने पहले 10 किलो वाले को तौल दिया। तो अब सेठ जी पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, आदमी की हैसियत दिखती तो नहीं थी 10 किलो बादाम की, ये क्या 2-4 साल के लिए एक साथ ले गया है क्या? तो दुकानदार ने कहा कि साहब आपको क्या पता, ये तो हर महीने 10 किलो लेके जाते हैं। बोले है कौन? बोले वो जमुना सेठ के नौकर हैं। अब सेठ जी रहे नहीं, तो अभी जो सेठानी है और नौकर हैं, बस 2 ही लोग रह गए हैं परिवार में। तो अब सेठ जी तो कभी 10 किलो क्या 1 किलो भी नहीं खाते थे, अभी ये 10 किलो लेके जाते हैं।
उस व्यक्ति ने कहा, एक काम कर भाई, 1 किलो छोड़, तो मुझे 11 किलो तौल। और जब वो अपने घर बादाम लेकर पहुंचता है तो उसकी मैडम कहती है, पगला गए हैं का, 1 किलो बादाम काफी था, 10 किलो काहे लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि कल को मेरा नौकर 12 किलो महीने में खाए, उससे बढ़िया है कि 13 किलो महीने में मैं ही खा लूं। खैर, इस बात का जो संदर्भ है, कहने का मतलब यह है कि जीवन में, आपके जीवन में तमाम चीजें आपके उपयोग उपभोग के लिए हैं। आप केवल सृजन करते हैं, आप केवल कस्टडियन बनना चाहते हैं, आप केवल जमा करने वाला बनना चाहते हैं, आप केवल अपनी संतुष्टि इस बात में देखते हैं कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा करके जाऊंगा, मेरी अगली पीढ़ी उतना ही ज्यादा आराम फरमाएगी। तो यह आपका अपना मोह माया हो सकता है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपको शायद यकीन नहीं हो कि आपकी अगली पीढ़ी आप जितना भी समझदार होगी। शायद आप ये मानते हैं कि आपकी आने वाली तमाम पीढ़ियां शायद आपसे कम अक्लमंद पैदा होंगी, आपसे कम सक्षम पैदा होंगी, इसलिए उनकी भी जिम्मेवारी आप ही को निभाना है और आपको बहुत सारा जो है जमुना प्रसाद सेठ जैसा जमा करके जाना है। या फिर दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए इतनी चिंतित रहेंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी भी अपनी अगली पीढ़ी के लिए ज्यादा चिंतित होगी, और उसकी अगली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी के लिए उससे भी ज्यादा चिंतित होगी। फिर परिणाम यह होगा कि हम अगर व्यवस्थाओं के तलाश में दिल्ली पहुंचे हैं, तो अगली पीढ़ी विदेश पहुंचेगी, वो किसी देश, अगली पीढ़ी और किसी देश, और पता लगेगा हम आप खाट पर दम तोड़ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, अब जैसे सर्द का मौसम है, बाहर कम निकलिए, मौसम बड़ा खराब है, सड़क पे मत निकलो, मोटरसाइकिल से मत जाओ, कार से मत जाओ, सफर में मत रहो, ट्रेन में मत जाओ, बिना मतलब का बस में सफर नहीं करो, ठंड लग जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, मौत हो जाएगी। हम आप कभी इस बात को सोचते ही नहीं है कि धरती पे सबसे ज्यादा मौत जो है वो खाट पे होती है। जो लोग नहीं निकलते हैं, जो लोग कोई रिस्क नहीं लेते जीवन में, वो अंत में खांसते खांसते दम तोड़ते हैं खाट पे। मरना तो एक सच्चाई है, तो तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सवाल यह है कि प्रयास करते हुए आपको सड़क पे मरना है, या बिना प्रयास के खाट पर दम तोड़ना है। क्योंकि ये बात तो तय है कि सड़क पर निकलने वाले तमाम लोग मरते हो या नहीं मरते हो, दिल्ली बम्बे कलकत्ता जाने वाले तमाम लोग मरते हो नहीं मरते हो, सफर करने वाले, प्रयास में लगे तमाम लोग मर ही जाते हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर आप पूरा जीवन खाट पे भी बैठे रहे, अपने बेडरूम में भी रहे, तब भी आपको मरना ही है, और ज्यादा संख्या उनकी होती है जो खाट पे मरते हैं। खैर, इन सब बातों से विशेष मेरे लाइफ का संदर्भ नहीं है। मेरे लाइफ का संदर्भ यह है कि आप जिस क्षेत्र में जो कर रहे हैं, वो आपके संतुष्टि के बिंदु तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपके संतुष्टि के चरम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर हमारी चाबी किसी और के पास रहती है। हम अक्सर हर प्रयासों से पहले सोचते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कौन हैं, उनके प्रति आपकी कितनी जिम्मेवारी है, आप कितना उन 4 लोगों को महत्व देते हैं, ये आपके अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरे जीवन में कोई 4 लोग नहीं है। मेरी बढ़ती दाढ़ी से मेरी पत्नी कितनी परेशान होगी, इस बात की चिंता हमको कभी नहीं हुई। मेरे बच्चे क्या सोचते हैं, इस बात की चिंता भी कभी नहीं हुई। मेरे पड़ोसी को मेरी दाढ़ी से क्या लगता है, इस बात की भी चिंता मुझे कभी भी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। चंदन कुमार हैं, 1 मिनट, ये शायद जोड़ना चाह रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ जुड़े। मैं तो चाहता हूँ कोई भी मित्र ऐसा जुड़ना चाहे तो निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूँ कि आप आइए, हम जुड़े, बातचीत हो। क्योंकि मुझे कभी इस बात से फर्क पड़ा ही नहीं कि मेरा ये बाजू वाला पड़ोसी क्या सोचता है, सामने वाला क्या सोचता है, मेरे मित्रगण क्या सोचते हैं, मेरे सहयोगी लोग क्या सोचते हैं, या मेरे विरोधी लोग क्या सोचते हैं। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे संतुष्टि है। एक पुल पुलिया मांगना हमारा अधिकार बनता है, ये नहीं मिलेगा तो इसके लिए आंदोलन करना भी हमारा कर्तव्य बनता है।
आंदोलनों के बाद भी नहीं बनेगा तो इन नकली नेताओं से चुनाव लड़ जाना भी मेरा कर्तव्य बनता है। और जब कुछ भी नहीं होगा तो एक संतुष्टि तो मन में होगी कि हमने अपने हिस्से के तमाम प्रयासों को किया, और उन प्रयासों को करने में कहीं मेरी सोच आड़े नहीं आई। कहीं मुझे ये नहीं लगा कि मैं इन सब प्रयासों को न करके चंद सॉफ्टवेयर बना के बेचता तो शायद ज्यादा बढ़िया था। और जब आपके प्रयासों के मध्य अगर आपके खुद के अंदर ग्लानि नहीं आती तो निश्चित रूप से फिर आपके प्रयासों पर किसी भी तरीके के किसी कमेंट, किसी की सोच का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अचानक से लाइट गई है, खैर वो आ जाएगी। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ना ही मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ और ना ही मैं कोई अलग हूँ, मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ, आप जैसा ही हूँ। और मुझे ये लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो ये ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम ऐसे होते नहीं हैं। हम सर्दी में बहुत जल्दी ठंडा, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब मेरा जस्ट ये सर्दी गर्मी से मतलब है माहौल के अनुसार हम बदलते हैं। जब हम किसी नेता के नजदीक होते हैं, अक्सर जो होता है, मेरे साथ भी था, 5 साल पहले तक मैं भी वही था, ऐसा नहीं था। ये जो भी परिवर्तन आया पिछले 4-5 वर्षों के संघर्ष से आया। एक सोच डेवलप हुई, एक अलग टाइप की सोच पता नहीं पनपती गई, क्योंकि इंसान तो वही है। कोई साइंटिस्ट है तो वो भी वैसे ही पैदा हुआ होगा, उसकी भी वही कद काठी ही रही होगी, उसका भी मांस मज्जा बिल्कुल सेम ही रहता है। बस वो उस माहौल की तरफ बढ़ता है, उसके अंदर की जो सोच है उसे उस तरफ लेके जाता है, तो वो साइंटिस्ट हो जाता होगा। कोई सन्यासी बहुत बड़ा विद्वता तो को प्राप्त करता है, विद्वान बनता है। तो मांस मज्जा शरीर तो वही रहता होगा, वो उस तरफ उसके इंटरेस्ट धीरे 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 उसके लगाव बढ़ते होंगे तो वो उस तरफ पहुंच जाता होगा। मेरे साथ भी मैं कोई पैदाइशी संघर्ष करने के लिए थोड़े निकला था। आ, लेकिन माहौल ऐसा बनता गया, उलझ गया जीवन में, और उलझते गया उलझते गया उलझते गया। फिर मुझे लगा कि शायद ये उलझन ही मेरा वास्तविक जीवन है, मैं अगर ये नहीं करता तो और क्या करता। उपेंद्र जी कह रहे हैं राम राम सर जी, जी बिल्कुल राम राम। बल्कि मैं तो कहता हूँ सीता की धरती है, सीता धरती फाड़ के निकली है यहाँ, अगर हम लोग जय सिया राम कहें तो और ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि सीता जी के मायके में भी अगर राम राम ही चलेगा और ससुराल में भी राम राम ही चलेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग माँ सीता के साथ ढंग से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। उपेंद्र जी आगे कहते हैं कि रीगा मिल चालू होगा कि नहीं होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि अभी आपके मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे, हम लोग तो नहीं गए थे, हम तो नहीं गए थे, हमने सोचा कि भाई क्या मांगे इससे। जो आदमी खुद समाधान ढूंढने निकला है, हम आपसे मांग रहा है कि 7-8 बार शपथ ग्रहण के बाद भी संतुष्टि नहीं है, अब प्रधानमंत्री बनाइए। तो उस व्यक्ति में खुद ही इतनी तृष्णा भरी हुई है। अच्छा, उनके आगे पीछे करने के लिए चमचों की कमी नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी तो मजबूरी में आगे पीछे करते ही हैं। पत्रकार को भी जो है करना ही रहता है। तो कम से कम हम आप तो हैं जो कम ये माने कि भाई ये हमारा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, जब तक सही था तब तक था, अब तो नहीं हो सकता। तो उनका भी कहना है कि धनुका भाग गया। सच्चाई यही है कि महज 1,70,00,000 की देनदारी के कारण जो पैसा 2015 में धनुका ने लिया था अवनीत फिनवेस्ट पब्लिक लिमिटेड से, उसको 2015 में लिया हुआ कर्ज हर 3 महीने में जिसका ब्याज दिया जाना चाहिए था, वो ब्याज भी नहीं चुकाया। और फाइनली फिर वो 2021 में कंपनी लॉ की जो ट्रिब्यूनल होती है उस कोर्ट में अवनीत फिनवेस्ट प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड गया, क्योंकि दोनों कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आप कहेंगे तो रीगा मिल के कबाड़ा सेक्शन में जितना आर्टिकल पड़ा हुआ है कबाड़, अगर उसको भी बेच दिया जाता तो 1,70,00,000 क्या 10,70,00,000 देने में धनुका को कोई परेशानी नहीं थी। अपनी संपत्ति तो छोड़ो, जितना लूट के ले गया, जितना बेटे लोग मॉल खोले दुबई तक में, जितनी 250 करोड़ का तो जेम्स फैनल जो अंग्रेज छोड़ के गया था इस रीगा मिल को, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस था कलकत्ता में, उसको भी बेच खाया। तो ऐसा नहीं था, इसकी नियत नहीं थी। इसे लगा कि किसान को भी लूटा जाए, साथ में उसकी भी उधारी 2012, 13, 14, 15 के बाद गड़बड़ करना चालू किया, पैसा भुगतान गड़बड़ चालू किया। अच्छा, बेटा इसका बालिग हुआ तो इसको शायद मारता पीटता है, इसे सब छीन के जबरदस्ती लेके जाता है। तो जैसी भी है, ये आपके पूरे मेल को तो धसा चुका था।
लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये मिल का जो अभी मशीनरी है वो स्क्रैप नहीं हुआ है। कम से कम कोई भी चीनी मिल या कोई भी ऐसा प्लांट 20 साल तक नहीं चलता है, तब उसे स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलता है और तभी वो केवल कबाड़े में बिक सकता है। आज इसकी कबाड़े में बिकने वाली स्थिति नहीं है। अब ये जब भी बिकेगा तो फ्रेश में ही बिकेगा। अब सिचुएशन क्या हुई कि आपके धनुका जी बिहार में चीनी मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे कभी। तो इन्होंने जितने चीनी मिल मालिक हैं उनको घूम घूम कर जाकर कहा कि तोरा बापे क्रिया हो हमर मिल न खरीदिया। लोगों ने व्यवहार मेंटेन किया। इसका मतलब हुआ कि ना किसान का भुगतान हुआ, ना मतलब बैंक ऑफ इंडिया का भुगतान हुआ, ना सेंट्रल बैंक का भुगतान हुआ, ना किसी सप्लायर का भुगतान हुआ। मजदूर बेचारे वैसे ही बिना तनख्वाह के ही फंसे हुए हैं काफी। इसने सोचा कि मैं सबको निचोड़ के ले जाऊं। अब आया विकल्प बेचने का। कोर्ट ने तय किया कि भाई इसको बेचो, डिस्पोज करो, जैसे भी है, जितने लोग बकायेदार है उनको पैसा दो। ये एनसीएलटी कोर्ट को झूठ बोलते रहा कि मेरे पास ग्राहक है, ग्राहक है। ग्राहक तो थे, लेकिन जो ग्राहक थे उनको ये कहता था कि पूरा पैसा हमको आप दे दीजिए, बैंक वाला भी हमको दे दीजिए, किसान वाला भी हमको दे दीजिए, मजदूर वाला भी हमको दे दीजिए, सप्लायर वाला भी हमको दे दीजिए, और जो हमारा ये भूमि मशीनरी ये सब का पैसा भी हमको दे दीजिए। मतलब फुल सौदे का पैसा अपने अंटी में रखना चाहता था। खरीदार इस पे भड़क जाता था क्योंकि उसको मालूम है कि ये लेके फिर कलकत्ता भाग जाएगा। तो यहाँ किसान मजदूर हमको मिल चलाने नहीं देंगे, तो इसलिए कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। कोर्ट इसके लगातार 12 पेशी के बाद तमाम झूठ से परेशान है और कोर्ट ने तय कर दिया 3 पेशी पहले कि भाई अगली बार आखिरी पेशी होगी और हम मिल का कीमत तय करके इसको ऑक्शन पे ले आएंगे। फिर कोई भी स्वतंत्र खरीदार, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने का हो या विदेश का हो, हमको पैसा कोर्ट में जमा करेगा और मिल का मालिक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि लगातार 2 पेशी से, 2 तारीख से 2 वकील साहब गुजर गए। दोनों डेट पे एक एक वकील गुजर गए, एक एक दिन पहले, एक सेम डे, और कॉन्डोलेंस हो गई कोर्ट, इसलिए कोर्ट इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। 17 जनवरी को फिर से तारीख है और 17 जनवरी को भगवान न करे, हालांकि ठंड ज्यादा है, कोई वकील ना गुजरे, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि कॉन्डोलेंस हो जाए कोर्ट। तो 17 जनवरी को निश्चित रूप से कोर्ट एक प्राइमरी कीमत तय करके इसको बिडिंग पे ला सकती है और लाएगी। अब आप कहेंगे कि हम लोग जो बीच में आंदोलन कर रहे थे उसका क्या फायदा होगा, और आंदोलन से उठ गए तो उसका क्या नुकसान हुआ। देखिए, नुकसान तो इतना ही हुआ कि हम लोग का मनोबल कमजोर हुआ। बाकी तो कोई नुकसान उस आंदोलन से होना नहीं था, क्योंकि वो आंदोलन पूरी तरह से आ, आ, धनुका प्रायोजित था। हम लोग जैसे लोग इसलिए शामिल थे कि इसका दबाव प्रतिकूल अनुकूल दबाव बन पाए, और उस आंदोलन में मेरे शामिल होने से, मेरे जाने से एक बेनिफिट हुआ आ, कि कुछ किसानों से तो जुड़े ही, लेकिन कुछ पदाधिकारियों से जुड़ गए। जैसे आपके किन कमिश्नर हैं, जैसे आपके बिहार सरकार के गन्ना सचिव हैं नवदेश्वर लाल जी, जैसे कि उस मिल का जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बहाल है नीरज जैन है, कलकत्ता के सीए हैं, जिनके अंदर, जिनके कस्टडी में आज आपका रीगा मिल है और उन्हीं के कस्टडी में बिकना भी है और उन्हीं के अनुसार सबको भुगतान भी होना है, उनसे बातचीत चालू हो गई। वरना हम कहाँ एक दूसरे को जानते थे। तब सही जानकारी आई, तब तमाम पेपर आए, तब तमाम लोगों से बातचीत हुई, और तब सरकार ने अपना पक्ष वहां रखा है कि भाई किसान और मजदूर वाला पैसा गन्ना विभाग को मिलना चाहिए। जो कम पड़ेगा सरकार उसमें पैसा मिलाकर किसानों को, मजदूरों को भुगतान करेगी। अन्यथा ये भी लेने के फिराक में था धनुका। तो आप समझ लीजिए कोर्ट से जो अब बिकेगा, शायद चौवन्नी भी धनुका के नसीब नहीं होने वाला, इसलिए वो बिलबिलाहट में है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, लालू यादव से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है। लेकिन अब हो गया है, कहते हैं कि फाइनली पाप का घड़ा भरता ही है। अब 4 होने भी उसको प्राप्त नहीं होना है। प्राप्त होगा तो बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त होगा, सेंट्रल बैंक को होगा, प्राप्त होगा अमरीट फिनवेस्ट जैसे ऐसे तमाम लोग जिनकी वहां पूरी लिस्टिंग बनी हुई है, प्राप्त होगा, किसानों को होगा, प्राप्त होगा, मजदूरों को होगा। और देर सवेर
प्राप्त ही होने को है, खोने को कुछ नहीं है। देर सवेर आप सबको, हम सबको रीगा मिल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब मिल प्राप्त होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती रहेगी गन्ना का। इस क्षेत्र में गन्ना नहीं है, ना के बराबर है। इस आंदोलन के क्रम में ही जब जिला अधिकारी सीतामढ़ी से हम लोग की बात हुई, उन्होंने निश्चित रूप से कहा, मेरे साथ जो लोग थे उनके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सब लोग मिल का दलाल है, मिल मालिक का दलाल है, केवल मिल का बात कर रहा है। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस भीड़ में केवल आप हो जो किसान के हित की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। और उनका इस बात पे मैं थोड़ा सा सहमत भी था, क्योंकि इससे पहले भी पिछले टर्म से ही मैं थोड़ा प्रयासरत हूं गन्ना को लेकर। और शिवहर के तीनों बीएसएम मेरे संपर्क में थे। सिधवलिया के आपके जो जीएम तक मेरे संपर्क में है, खूब अच्छी बातचीत होती है, ताकि किसान का गन्ना ढंग से जा पाए मिल में, चाहे वो सिधवलिया ही अभी जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो मिल चालू है नहीं और कोई चन्ना मुड़ा तो है नहीं कि एक दिन में चालू हो जाएगा। और वहां से भुगतान प्रॉपर हो, बीच में दलाल ना लगे, किसान को पूरा भुगतान हो, तो किसान गन्ना लगाने लग जाएगा। इस सोच के कारण हम लोग इस पे प्रयासरत किए। और सूपी के क्षेत्र में ज्यादा गन्ना था आपका। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा किसान इस बार अप्रोच नहीं किए, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया कि कहीं कोई दलाल का कोई चक्कर ही नहीं रहा। आप जाइए सेंटर पे गन्ना तौल कराइए और 7-8 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाता है। फिर भी कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, कई लोगों ने पुर्जी के लिए किया, और कहते हुए अच्छा भी लगता है कि किसी को समस्या नहीं आने दिए। कद मेरा छोटा है, लेकिन मैं उनको कह देता था कि अच्छा गन्ना काट लिए है तो नहीं, तो काट लीजिए। तो कब हम काट लीजिए, कल आपका चले जाएगा। और उससे पहले उनके मोबाइल पे पुर्जी पहुंच जाता रहा है। और इसके लिए हम सिधवलिया प्रबंधन, आरके सिंह जी और इन तमाम लोगों का आभारी हैं, क्योंकि मेरा कोई कद नहीं है, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई पद नहीं है, फिर भी मैं उनको अगर फोन करता था कि भाई एक व्हाट्सअप किए हैं, देख लीजिएगा अगर संभव हो, तो उसे कहते थे भैया प्रणाम, आप किए हैं तो संभव ही होगा, जो असंभव कहाँ होगा, जो असंभव होगा वो भी संभव हो जाएगा। तो ये सब प्रयासों का नतीजा है। जन सुराज मधुबन विधानसभा लिख रहे हैं, जय बिहार, जय जन सुराज सुराज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो कोई भी नया प्रयास होता है तो बिना बहुत कुछ सोचे, बिना दिमाग लगाए उस प्रयास के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये अलग बात है कि मैं स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ शिवहर में पिछले 2020 से ही। 25 में भी मुझे लड़ना है, मेरा छाप जंजीर है। अगर कोई दूसरा लूज नहीं लेगा तो निश्चित रूप से मैं वही लूंगा और मुझे मिलेगा भी। लेकिन प्रशांत किशोर से मेरा पिछले 6 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले से संबंध है। और मुख्यमंत्री से उस शख्स ने मुझे कई बार मिलवाया, मेरी बातों को मजबूती से रखा जदयू में रहते हुए। तो मेरा एक स्वभाव है कि अगर आप मेरे लिए कभी पसीना बहाए हैं तो खून मेरा बहाना आपके लिए बनता है। बिना ये सोचे कि जन सुराज अगर किसी पार्टी का निर्माण करेगी, मुझे शिवहर से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सोचे बिना भी मैं प्रशांत के साथ हूँ, उसके तमाम मुहिम के साथ हूँ। और निश्चित रूप से ये मेरा होना कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि जिस समय मैं पुल के मांगों को लेकर मुखर और प्रखर था, हमारे यहाँ अंगूठा टेक विधायक था सरफुद्दीन। अब वो 2 साल भर तक तो चिट्ठी ही साइन नहीं किया था, तो वो कौन सा मुझे मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जाता। उस समय प्रशांत 7 RCR में ही रहते थे, और मैं एक बार नहीं 4 बार वहां होके आया हूँ। और प्रशांत ने अपने हिस्से का खूब प्रयास भी किया। वो अलग बात है कि जदयू को नेताओं को लगा कि अगर ये पुल प्रशांत किशोर या संजय सिंह के कारण बन जाता है तो ये लोग हीरो बन जाएगा क्षेत्र में। तो शायद इस डर से भी। लेकिन अभी इन तमाम नेताओं की हालत ये हो गई है कि न उगलते बन रहा हूँ न निगलते बन रहा हूँ। ये इनकी किस्मत अच्छी होती अगर ये पुल बना देते, पुल नहीं बनाए तो देर सवेर नेता बनाएंगे ही। और नेता होने से मतलब मेरा रहता है नेतृत्व को लेकर। पद मिले ना मिले, मिल जाए तो नुकसान नहीं है और ना मिले तो कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि जो मिला है ना वास्तव में बहुत मिला है। इतने के लायक भी हम जैसे लोग नहीं थे। हम लोग की पृष्ठभूमि क्या है भाई, हम लोग के बाप दादा पुरखे पातर, या आज भी नए लड़के, हमारे साथ के लड़के, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे साथ वाले, हमारे पड़ोस वाले क्या करते हैं, खुले
और जिंदाबाद। कभी किसी पार्टी के लिए, कभी किसी संगठन के लिए, कभी किसी नेता के लिए, कभी किसी सांसद के आगे, कभी किसी विधायक के पीछे, कभी कोई जिला अध्यक्ष के पद के लिए, कभी कोई प्रखंड अध्यक्ष के लिए। अरे भैया, पन्ना प्रमुख और बूथ बूथ अध्यक्ष तक के लिए ये लोग पैर पकड़ने, पैर पड़ने, प्रणाम करने, झुकने, जिंदाबाद जिंदाबाद करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में हम आपके कुछ नेताओं से अगर मजबूरी में ही सही हाथ जुड़वा ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि हम कई पीढ़ियों का बदला एक साथ ले ले रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, तो हम तो भाई वोकल हैं। वो लोकल की बात चाहे रीगा मिल की हो, या हमारे अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल की हो, शिवहर के रेल की हो, या आपके किसी गली मोहल्ले के समस्या की हो, जहां तक संभव होता है मैं प्रयास करता हूँ, बिना ये देखे कि मेरे पीछे लोग हैं कि नहीं है, बिना ये सोचे कि मेरे आंदोलनों में कितने लोग हैं कितने नहीं है, मैं कभी बहुत ज्यादा विचार करता नहीं हूँ। हाँ, ये बात तय है कि अगर रिया मिल का आंदोलन बीच में ध्वस्त नहीं किया गया होता, तो शायद एक बड़ी संख्या में लोग आपस में जुड़ सकते थे, वो किसान लोग, वो मजदूर लोग। हालांकि ये तय है कि शायद माँ जानकी की कृपा है, उस आंदोलन ने मुझे एक ऐसा रूट दिया कि मैं लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और ये तय है कि अब ये खरीदार महाराष्ट्र का हो या बंगाल का हो, या देश के किसी कोने का हो, ये रीगा मिल आपका बिकेगा, जायज खरीदार को मिलेगा, तमाम मजदूर किसान को इसका भुगतान भी होगा, और ये मिल चालू भी होगा। शुरू में एथनॉल प्लांट के रूप में चालू होगा, फिर जैसे जैसे मिल चालू होगा, पुराने भुगतान अगर हो जाएंगे किसानों को, तो मुझे लगता है कि किसान खुद ब खुद मिल को परेशान करना प्रारंभ करेंगे, जल्दी बीज दो, मुझे गन्ने की वैरायटी लगानी है। और जिस दिन ये हो गया, समझ लीजिए कि फिर मेरी दाढ़ी चाहे बढ़ती ही रहे, पुल बने ना बने, क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आ, मुझे नहीं पता सत्ता सरकार आपके तमाम असली नकली नेता क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल बनने से किसी का नुकसान नहीं है। सीतामढ़ी से अगर एक बच्चे से भी पूछे कि भाई मोतिहारी किधर, तो कहेगा नाक के सीधे। लेकिन जब आप जाइए तो व्यवस्था के कारण कान के सीधे बना हुआ है। दाहिना कान चले जाइए बरगिनिया होते हुए फुलवरिया में आज भी डूब मरने वाली पोजीशन है, और बाया कान आप चले जाइए फेनहारा होते हुए दिन भर का सफर मोतिहारी तक। क्योंकि बिलवा जिबली इस रूट का तो कोई भरोसा थोड़े होता है, साल में कितने दिन चालू है और कितने दिन नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई है कि तू मेरे ससुराल, मैं तेरे ससुराल, और बीच में आ गया बाढ़। बागमती के आर पार अब रिश्ते प्रभावित होने लगे हैं, नए रिश्ते तो होने ही लगभग बंद हो गए हैं। मेरे पास थोड़ा सामाजिक होने के कारण बहुत सारा शादी का कार्ड आता है, हालांकि मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, हर लाइव में मांगता हूँ कि भैया आप बीमार हैं और सही में आपको मेरी आवश्यकता है, तो मैं आपके लिए हूँ। आप हॉस्पिटल में हैं, सही में आपको मेरी आवश्यकता है, तो मैं आपके लिए हूँ। शादी विवाह जनेऊ फलदान तो मैं अगर चाहूंगा तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा, फिर मैं जो ये कर रहा हूँ ये कर नहीं पाऊंगा। हालांकि इसका मतलब नहीं है कि कहीं नहीं जाता हूँ, कंफर्टेबल रहा, कोई काम नहीं रहा तो निश्चित रूप से कोशिश रहती है कि आपका वो निमंत्रण भी नहीं छोड़े। लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाएगा, मेरे से मैं वो करने निकलूंगा तो मेरी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी, मैं जो करने निकला हूँ वास्तव में उसको कर नहीं पाऊंगा। खैर, मैं यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहा था कि जितने कार्ड आते हैं ना शादियों के, आप गौर से देखिए, आप भी अब गौर करना प्रारंभ कीजिए, मैं तो करता हूँ। अगर नदी के पश्चिम से आया है, खोड़ी पाकर साइड से, उधर से ढाका से, जिबली से, तो उनके नए रिश्ते और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, और इस पार के नए रिश्ते और इस पार पूरब, सुदूर पूरब की तरफ जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि नदी के आर पार जाना आना मुश्किल सा हो गया है। मुझे नहीं पता इस पुल के बनने से किन नेताओं का नुकसान होगा, लेकिन जनता का पूरी तरह फायदा है। यहां तक कि ये रीगा मिल मोतिहारी बंद हो चुका है, उस पार के लोग गन्ना बड़ी आसानी से इस पुल के माध्यम से सबसे कम दूरी में रीगा लाकर पटक सकते हैं, या रीगा अपना क्रय केंद्र उधर बनाकर बड़ी आसानी से गन्ना का परिवहन कर सकता है, मिल चालू होने के बाद भी। इसके लिए भी अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल का बनना अति आवश्यक है। खैर, मुझे नहीं मालूम ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कब तक बनेगा। एक बात मुझे मालूम है कि जब तक नहीं बनेगा मेरी दाढ़ी खुजलाएगी,
और मैं सिस्टम को, आपके नकली नेताओं को, आपके राजनीतिक दलों को, आपके जिला अध्यक्ष, फलना अध्यक्ष, फलना अध्यक्ष, फलना अध्यक्ष, सबको बढ़िया से खुजलाते रहूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ विकल्प ज्यादा बचा भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई आपको 2020 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। मैं इस पे क्या कहूं? मेरा ये मानना है कि नेता जो है ना, या दल, केवल वोट की भाषा समझते हैं। ये जो मुझे 3,000 मिला ना, आपने 2934 वोट जो मुझे 2020 विधानसभा चुनाव में दिया, ये वोट मेरा थोड़े था, ये उन नेताओं का था। या तो जो कुर्सी पर बैठा हुआ विधायक था 10 वर्षों से, उसका था, या फिर जो आनंद मोहन जी के लड़के चैतन्य आनंद आए थे, उनका था। आखिर यही तो कारण रहा होगा ना कि मैं चुनाव में मात्र 3,000 वोट प्राप्त किया, वो अपार वोट से जीते चेतन आनंद, और जब विधानसभा में पहली बार मुंह खोले तो अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल मांगे। भले ठीक है, कद छोटा है विधायक का, इसकी बात नहीं सुनी गई, मुख्यमंत्री नहीं दे, वो अलग बात हो गई, लेकिन उसने मांगा तो था ना। तो मांगा इसलिए था क्योंकि उसको लगा होगा कि आज 3,000 वोट खराब हुआ है, कल 30,000 भी तो हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 2025 में आप मुझे बड़ी संख्या में वोट दें, ये मत सोचे कि मैं विधायक बनूंगा। अरे बनने की जरूरत भी क्या है, आपके लिए तो हम ही विधायक है भाई। सामान्य आदमी की समस्या कहाँ? थाने में। आज भी आजमा के देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाजायज पैरवी मैं तब भी नहीं करूंगा, आज भी नहीं करता हूं, और जायज पैरवी हमारी आज भी नहीं रुकती है और तब भी नहीं रुकेगी। पद क्या कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात थोड़े। समान आदमी का काम थाने में, ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, जिला में और अनुमंडल में। तो इतना तो आज भी मेरे प्रयासों के कारण तमाम अधिकारी कर्मचारी कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा अगर कोई जायज पैरवी है तो उसको प्राथमिकता देते हैं, बल्कि रिगार्ड के साथ प्राथमिकता देते हैं। उनका कारण, उनको भी लगता होगा कि अरे जहां नकली नेताओं का भीड़ है, वहां एक आदमी पिछले 5 वर्षों से पुल पुलिया के लिए दाढ़ी बढ़ा रहा है, तो उन्हें लगता होगा कि चल भाई, इसका पुल तो हम नहीं बनवा सकते हैं, कम से कम इसके द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति का भला ही कर दे। तो और यही वास्तव में हम लोग कर भी रहे हैं, और यही करना भी है। तो आप ही मत सोचिए कि मैं कभी भविष्य में विधायक बन जाऊंगा या सांसद बन जाऊंगा, ये मैं ही नहीं सोचता तो आप क्यों सोचेंगे? आप ये सोचिए कि अगर आपका वोट आप मुझे देते हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मैं और दूसरा चुनाव लड़ूंगा नहीं और लड़ना भी नहीं है, चाहे जीवन भर हारते रहूं, लड़ना है इसी बार विधानसभा ही, और स्वतंत्र रूप से ही। किसी पार्टी के दफ्तर में जाके दिमाग को गिरवी रखना नहीं है, उनकी सोच में जाना नहीं है। पिछले बार जब पहली बार लड़ रहा था 2020 में, तब भी मेरे पास छोटे मोटे कई पार्टियों का ऑफर था। मैंने कहा भाई साझी वाला व्यवसाय हमसे नहीं कराइए, पते नहीं चलेगा कि आपका कै गो वोट और हमर दाढ़ी का कै गो वोट, इसलिए हमको 3 वोट मिले या 30 मिले या 30,000 मिले, हमको पता तो लगे कि मेरी दाढ़ी लोगों तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है। अब तो खैर 5 वर्ष का समय मिला, लगातार कंटिन्यूअस प्रयास है, कोशिश है, और ठग के वोट लेने की कोई कोशिश नहीं है। मैं यही कह रहा था कि अगर आपका वोट मुझे आएगा तो कम से कम मुझे लगता है कि आपको भी ये संतुष्टि होगी कि वोट कम से कम सही जगह गया। अब एक बात बताइए, 3,000 लोगों ने शिवहर में जो मुझे वोट दिया था 2020 में, वो लोग शिवहर में ही है ना जी, उनको कोई उजाड़ तो नहीं दिया, उनको कोई शिवहर से भगा थोड़े दिया होगा। कोई विधायक जीत भी गया तो उनको भगाया तो नहीं है। और जो लोग विधायक को वोट दिए थे, उनके लिए कौन सा संगमरमर का रोड पीट दिया है? जो लोग विधायक को वोट दिए थे, उनके लिए कौन सा वो बहुत बढ़िया सड़क और पुल पुलिया बनवा दिया है? जो लोग विधायक को वोट दिए थे, उनका जीवन स्तर कौन सा सुधर गया है कि जो लोग हमको दिए थे उनका बिगड़ गया है? इसलिए हम लोग अक्सर पहले ही सोच लेते हैं पता नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, जीतने वाला है नहीं है, इसका मैंडेट है नहीं है। हम इतना दिमाग लगाते ही क्यों है? आखिर जो जीता है और जो हारते हैं, उनको भी जो वोट लोग देते हैं, उनको कोई निकाल फेंकता थोड़े है, रहते तो उन्हें भी इसी भर में है। और जो लोग जीतने वाले को वोट देते हैं, उनका भी तो जीवन स्तर वही रहता है, कोई सुधर थोड़े जाता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि जो लोग विधायक, जीते हुए विधायक के वोटर हैं, उनके लिए अलग से सड़क, अलग से नाली, अलग से पेयजल, अलग से थाना, अलग से पुलिस, अलग से जिला, ऐसा तो कुछ है नहीं। भुगतना उनको भी होता है जो सत्ता दल में होते हैं, भुगतना उन्हें भी है जो विपक्ष में है। कम से कम उन्हें संतुष्टि लगता है कि भाई हम यहाँ विधायक को तो वोट नहीं दिए थे, हम अपन वोट सही जगह दिए थे और
वो दिए थे। खैर मेरा ये लाइव आपसे वोट लेने के लिए बिल्कुल नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। आप दे सकते हैं तो प्रेम दीजिए, आप दे सकते हैं तो सहयोग कीजिए, आप दे सकते हैं तो समर्थन दीजिए। आपको लगता है कि मुझे आपके लिए लगातार कुछ करते रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप भी मेरी ऊर्जा बढ़ाते रहिए। अ, क्योंकि क्या है कि मैं एक बात जो मुझे महसूस होता है, मैं कभी भी खुद को हारा हुआ महसूस करता ही नहीं हूँ। जिसकी 3 पीढ़ियाँ एक पुल माँगते-माँगते हार गई। जिसके क्षेत्र में बच्चे जवान हुए हों, जवान बूढ़े हुए हैं, बूढ़ों की आंखें पथरा गई है एक पुल मांगते मांगते और कई भगवान को प्यारे हो गए हैं। उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति जिसे शायद पड़ोस भी नहीं जानता था, उसको आज 3 जिला या आधा बिहार जानता है या बिहार से बाहर जानने लगे हैं लोग। सोशल मीडिया की ये देन हो सकती है, न्यूज रिपोर्टरों की ये देन हो सकती है। उसको और क्या चाहिए भाई? हमको ऐसा कोई विशेष आपसे नहीं चाहिए। आपसे केवल आपका प्यार, आपका सहयोग, समर्थन चाहिए। आंदोलनों में आपका साथ चाहिए। जहां भी आप रहें वहां चर्चा करते रहें। मेरी दाढ़ी की खुजलाहट थोड़ी सी कम महसूस होगी मुझे जब मेरी दाढ़ी की खुजलाहट का चिंतन आप भी करेंगे, आप भी मंथन करेंगे, लोग भी करने लग जाएंगे, तो शायद मुझे दाढ़ी का चिंतन कम करना होगा। और मैं कहता हूं कि अगर अगर क्या, ये तो तय है कि मुझे फिर 2025 लड़ना ही है विधानसभा शिवहर। अगर मुझे अच्छा खासा वोट आता है तो फिर हम आप शिथिल भी पड़ेंगे ना, तो ये आपके तमाम नकली नेता विधानसभा और लोकसभा और अपने पार्टी के दफ्तरों में जाकर पुल पुल रेल रेल रीगा में चिल्ला रहा होगा, क्योंकि इन्हें नुकसान तो होता ही है ना वोट का। आखिर जो मुझे प्राप्त होगा वो वोट उन्हीं का तो रहा होगा ना। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। और 25 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है, और इस बार हम लोग प्लान किए हैं कि लिट्टी और चोखा, संघर्ष का लिट्टी चोखा और मक्के की रोटी और सरसों का साग, बिल्कुल साफ सुथरा जगह पर, देसी अंदाज में, उसी बागमती नदी किनारे, दिन के 12 बजे से संघर्ष का लिट्टी चोखा और मक्के की रोटी सरसों के साग का आयोजन करना है। और आप तमाम मित्रों से गुजारिश है कि संभव हो तो बिल्कुल आइए। आप आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं। बस करना आपको इतना ही है कि मेरे पोस्ट पे या मेरे व्हाट्सएप पे आ, अपनी सहमति जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तो आयोजन जो है वो नदी किनारे है, दूसरा ये है कि घर से दूर है, मतलब, और तीसरा ये है कि मुझे भी नहीं पता कितने लोग आने वाले हैं। क्योंकि मैं वाकई पर्सनलाइज इनविटेशन में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जिन ग्रुप को मैं मेंटेन करता हूं, मैं पूरी तरह से उसमें निमंत्रण पत्र डाल देने वाला हूं। मैं उस लाइव में, जिस लाइव में मैं जुड़ता हूं, पूरी तरह से ये आपको आमंत्रित निमंत्रित कर देने वाला हूं। आपकी सहमति समय रहते मिलेगी तो मेरी व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी, व्यवस्थाओं को लेकर। समय रहते नहीं मिलेगी, अचानक अगर बहुत ज्यादा संख्या होगी, मेरी व्यवस्था छोटी पड़ेगी, तो मिल बांट के खाएंगे, व्यवस्था बनेगा और बनवाया जाएगा। ऐसा कौन सा क्या है, लिट्टी चोखा और मक्के की रोटी, सरसों का साग। और मुझे लगता है कि 25 जनवरी को सूर्य भगवान भी इसकी कृपा करने वाले हैं कि उस दिन धूप उप होने वाला है। नदी किनारे आराम से हम लोग बैठकर अलाव लगाएंगे और बतियाएंगे, संघर्ष की चर्चा करेंगे और एक दूसरे से जुड़ने और जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम।